इस बार गेट 2026 में 1 डिजिट में रैंक लगा। इसमें थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, 40 अराउंड आया था रैंक। और मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए सर गेट के लिए सर, ऐसे माइनिंग पेपर के लिए। थर्ड ईयर में मेरा मेन फोकस था, तो विक्रम बैच में सारे लेक्चर्स देखता था, तो क्लैरिटी, इन डेप्थ क्लैरिटी को ज़्यादा फोकस किया होता है। और रिसर्च प्रोजेक्ट भी करना होता है सर, तो मैं टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग था मेरे लिए, पर रिविज़न करना ज़रूरी है लास्ट मोमेंट में, जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है कोई क्वेश्चंस अंदर देखने से पहले सॉल्व करने के लिए। और कुछ पॉइंट्स थे तो मतलब गलती हुआ था पिछले सर। और एक था सिली मिस्टेक सर, एक्चुअली सर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लाइक सोचता था हाँ सिली मिस्टेक है, हो जाएगा मेन एग्जाम पे, पर वो होता नहीं। थैंक यू बोल देते यार। ठीक है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके हमारे बीच है सुरजीत नायक, जो कि NIT राउरकेला के फाइनल ईयर के छात्र हैं, जिनका गेट 2026 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 6 लगा है। सुरजीत जिनका लास्ट ईयर गेट 2025 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 142 था, इस बार गेट 2026 में 1 डिजिट में रैंक लगा है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं के कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने 142 से 6 रैंक तक का सफर तय करा, इनके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका इन्होंने गेट 2026 एग्जाम के अंदर में फॉलो करा, आज के इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम सुरजीत, आपका माइनिंग एंड इस पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत है। गेट MN 2026 में AIR 6 हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी ये सक्सेस स्टोरी बहुत सारे बच्चों के लिए गेट 2027 एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, NIT राउरकेला के आपके जो जूनियर है या जो बैचमेट है, उन सबके लिए मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल बनने वाली। जी सर। सुरजीत, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो मेरी टीम ने बताया कि आपका लास्ट ईयर जब आप थर्ड ईयर में थे 142 रैंक था, राइट? इस बार आपका 1 डिजिट में रैंक लगा है, 6th रैंक लगा है जब आप फाइनल ईयर में। क्या बिगेस्ट चेंज था आपके प्रिपरेशन में या स्ट्रैटेजी में, जो आप लास्ट ईयर 3 डिजिट में रैंक था, इस बार 1 डिजिट में रैंक लगा? जो चेंजेस किया था सर पिछले साल से, लाइक पहले तो सर मैं मतलब पिछले साल ज़्यादा सिलेबस पर फोकस करता था और कॉन्सेप्ट को ऊपर कम करता था, तो अभी इस साल ज़्यादा क्लैरिटी, इन डेप्थ क्लैरिटी को ज़्यादा फोकस किया। और मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए सर गेट के लिए सर, ऐसे माइनिंग पेपर के लिए सर, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, कैसे एक्यूरेसी ज़्यादा आएगा, कम सिली मिस्टेक होगा। और थोड़ा स्ट्रैटेजी भी मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब डेवलप किया, कैसे क्या कब पढ़ना है, कौन से टाइम में क्या करना है, और कंसिस्टेंसी रहा। और बाकी तो सर मॉक टेस्ट वगैरह तो दे ही रहा था इस बार, तो यही सब कुछ चेंजेस थे जो हेल्प किया इस बार ज़्यादा अच्छा इंप्रूव रैंक करने के लिए। क्या लगता है सुरजीत, जो बच्चे गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान कौन कौन से मिस्टेक है जो एस्पिरेंट जनरली करता है? मेरे पर्सनली बोलूँ क्या मिस्टेक था पिछले साल, लाइक पिछले साल मैं रिवीजन ठीक से नहीं किया था सर। एक्चुअली एक बार बस लेक्चर देख लिया था, बस इतना ही, और बाकी मुझे लगा कि हाँ हो गया बाद में, पर रिवीजन करना ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे, जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है कोई क्वेश्चंस अंदर देखने से पहले सॉल्व करने के लिए। और एक था सिली मिस्टेक सर, एक्चुअली सर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लाइक सोचता था हाँ सिली मिस्टेक है, हो जाएगा मेन एग्जाम पे, पर वो होता नहीं ऐसे। लाइक उसको भी ज़्यादा मतलब ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे मेन बड़ा बात होता है कि सिली मिस्टेक को और ज़्यादा फोकस में रखो कि कम सिली मिस्टेक हो सकता है। और टाइम मैनेजमेंट भी सर थोड़ा उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा नहीं था सर, लाइक एक क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले लेता, मतलब समझ नहीं आता था कौन सा क्वेश्चन में कम टाइम लूँ और कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना है। तो वही सब कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो मतलब गलती हुआ था पिछले साल। क्या होता है ना, हम एक तो आपने लेट से जो भी स्टार्ट करा, आप कर पाए क्योंकि आपने लास्ट ईयर ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। बाकी बच्चे जो फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो यही सजेशन होगा भाई, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, ये की मंत्र है सक्सेस का, उसे आपने नहीं छोड़ना है भाई। सुरजीत को इस मामले में सुरजीत ने 6 रैंक लाया नवंबर से स्टार्ट करके, मतलब लेट से स्टार्ट करने से अच्छा रैंक आता है, ऐसा बाकी लोग फॉलो ना करें भाई। सुरजीत ने लास्ट ईयर 142 रैंक लाया था, उस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। ये कर एक जो दिक्कत बच्चों के साथ होता है भाई, सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो जो रिवीजन और मॉक टेस्ट वाला फेज है उसको सही से बैलेंस नहीं कर पाते हैं भाई। कितना रिवाइज करना है, कितना मॉक टेस्ट देना है, कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज, आपने कैसे रिवीजन वाला जो
फेज था उसके साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग, उससे कैसे बैलेंस करा? हाँ सर, वही मेन तो सर गेट के लिए, माइनिंग के लिए प्रेफरेबली सर मैं बोलूँगा रिवीजन ही सर सबसे ज़्यादा बड़ा है, मतलब जो चेंजेस लाते हैं रैंक में, रिवीजन और मॉक टेस्ट देना ही होता है सर। लाइक सिलेबस तो कंप्लीट कोई भी कर लेगा, मतलब सब कुछ पढ़ लेंगे सर, सब लेक्चर्स देख लेते हैं, पर जो रैंक ज़्यादा मतलब मैटर करता है वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हो या कितना रिविज़न दे रहे हो सर। मैं भी सर उसी मतलब लास्ट 2 महीने पूरा फोकस किया था, और ज़्यादा कितना रिवीजन कर सकता हूँ और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ सर। माइनिंग ज्ञान से 3 बुक मिला था, वो टॉपिक वाइज एक बुक था सर, मोटा सा एक ठो सर, वो भी बहुत हेल्प किया था सर, वो पूरा सॉल्व किया था, मतलब फास्ट से शुरू तक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, तो सर उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था सर एक मेरा रैंक लाने में। क्या लगता है आपको जो गेट माइनिंग इंजीनियरिंग के PYQs है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस एग्ज़ाम के लिए आपके हिसाब से? PYQ करना तो सबसे ज़रूरी है सर। लाइक PYQ करने से एक आइडिया आ जाता है सर, किस मतलब कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, या फिर मतलब क्या कैसे हम लोग अप्रोच करना चाहिए सर। लाइक अगर कोई बिना PYQ जाएगा कोई एग्जाम टेस्ट देने, तो उसको मतलब पहले जब देखेगा क्वेश्चन तो लाइक फैमिलियर होना चाहिए सर। ऐसे नहीं कि सरप्राइज कोई एक नया क्वेश्चन आ जाए, सरप्राइज आने से थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, गड़बड़ा जाता है सर। तो PYQ करने से वो एक कम जाता है सर, कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ ये मैं पहले किया हूँ, हो जाएगा इजीली, तो टाइम कम भी लगता है, सिली मिस्टेक होने का चांस भी बहुत कम रहता है। तो वही सर जब PYQs मॉक टेस्ट वही सब देने से वो कॉन्फिडेंस आता है, और लाइक उस एग्ज़ाम हॉल में वो जो होता है ना सर, इधर उधर होना सर, कहीं पर सिली मिस्टेक ज़्यादा होना, वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। मैं ये बोल रहा था कि जो आपने टेस्ट दिया होगा माइनिंग ज्ञान के, जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे, फुल लेंथ टेस्ट थे, सेक्शन वाइज टेस्ट थे, टेस्ट ने कैसे आपके एक्यूरेसी और स्पीड पे काम किया या इम्प्रोवाइज करा, वो आप व्यूअर्स को बताइए। हाँ सर टेस्ट वगैरह देखकर सर वही क्यों ज़्यादा क्लैरिटी दिया सर हर सब्जेक्ट्स में सर। पहले तो सर मैं हर सब्जेक्ट्स हर टॉपिक वाइज पढ़ता था, लेक्चर्स पढ़ता था माइनिंग ज्ञान से, फिर टॉपिक वाइज पहले शुरू किया, मतलब टॉपिक वाइज देना, एक एक टॉपिक वाइज देना क्वेश्चंस किया सर। उससे फिर पता चला कि कौन से एरियाज में मेरे को इम्प्रूव करना है, कौन से ज़्यादा रिवीजन करना है, किस फार्मूलाज, और कौन सा फार्मूलाज में दिक्कत आ रहा है वो सब पता चला सर। फिर वो मॉक टेस्ट भी सर वो बहुत हेल्प किया सर, उसमें सर पता चला कि इसे क्या टाइम मैनेज करना है, मतलब एप्टीट्यूड में कितना टाइम देना होता है, या फिर माइनिंग सेक्शन में कितना ध्यान देना होता है, वो भी सब कुछ बहुत हेल्प किया। बाकी सर रिवीजन भी हो जाता था उसमें टेस्ट देकर, बाकी मतलब फार्मूलाज देखना नहीं पड़ता था, उससे ही मतलब रिपीटेड रिवीजन हो जाता था। वही सब बहुत कुछ था, कुछ जो हेल्प किया मेरे को टेस्ट देकर। हमने 4 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाया था सुरजीत, आपने क्या वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा था? हाँ सर किया था, 4 में से 3 दिया था मैं एक्चुअली। ओके, क्या आपका रैंक रह रहा था, क्या मार्क्स आ रहा था, कैसा आपका एक्सपीरियंस था ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का? क्योंकि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में रैंक लाने वाले सारे बच्चे गेट के भी रैंकर्स, आपका क्या रैंक रहता था? हाँ सर मैं 3 AMT दिया था सर। फर्स्ट हुआ था वो दिसंबर में हुआ था अराउंड एंड में सर। उस टाइम पे मेरा रैंक आया था समथिंग 100 समथिंग आया था, 100 एबव। उस टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था तब। फिर ने सेकेंड AMT था जनवरी एंड की तरफ सर, उसमें थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, 40 अराउंड आया था रैंक। फिर उसके लास्ट में जो गेट से 15 दिन पहले लास्ट फाइनल मॉक AMT हुआ था, उसमें सर मेरा रैंक था 8 था, टॉप 10 में आया था उस टाइम सर। तो वही सर मतलब जितना AMT दे रहा था तो इम्प्रूव हुआ था सर, पता चल रहा था कितना मेरा स्टैंडिंग है और कितना मतलब पढ़ना है मेरे को सर। तो AMT का बहुत मतलब रोल था इसमें सर, मेरा रैंक इम्प्रूव करने में सर। पता चल रहा था मेरा पोजीशन क्या है और कितना ज़्यादा पढ़ना होगा और कितना ज़्यादा रिवीजन करना होगा। तो AMT सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर देने के लिए। माइनिंग ज्ञान के अंदर में हमने एक नया स्कीम बोलो या नया एक प्लान इस बार लेकर आए थे, MG मेंटरशिप प्रोग्राम, जो MG गुरु द्रोण के नाम से आया था। आपके मेंटर कौन थे और वो मेंटरशिप ने आपको कितना हेल्प करा? जी द्रोण का सर भी, उसका भी थोड़ा ज़्यादा बहुत रोल था सर। मेरे को जो भैया मतलब जो मेंटर थे तो विशाल भैया थे, जो हमारे कॉलेज के सीनियर एलुमनी है सर। वो भी एक रैंकर थे अपने टाइम के, 21 रैंक था उनका। तो सर भैया भी बहुत मतलब मेरे को एक पाथ लाइन दिए थे सर, कैसे क्या पढ़ना है, एक रोड मैप दिए थे अच्छे से। मतलब कॉल पर मतलब कॉल टू कॉल एक बहुत बार मतलब ऑलमोस्ट 10 बार तो कॉल किए थे मेरे को पर्सनली, क्या कैसे क्या प्रिपरेशन चल रहा है,
मेंटर किए थे कहाँ पर वीकनेस हो मतलब रहता है, तो कैसे क्या पढ़ना रहता है। तो भैया पर्सनली मतलब अच्छे से देख रहे थे मेरे को, कहाँ पर मार्क्स कहाँ पर जैसे कहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो उसका भी सर बहुत अच्छा था ये वाला इंट्रोडक्शन, ये माइनिंग गन का ये वाला प्लान लाना बहुत अच्छा था सर। क्या लगता है कि मतलब जिस टाइम पे आपने खुद ने बताया कि जो स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट थे उसमें मार्क्स कम आ रहे थे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में या बाकी सब में, तो वो जो लो स्कोर है उसके प्रेशर को या उस टाइम पे जो डीमोटिवेशन आता है उसको आपने कैसे हैंडल करा अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन? सर हाँ सर, पहले तो बहुत कम मार्क्स आता था, मतलब 100 से ऊपर तो 200 के ऊपर कभी कभी चला जाता था एमटी में मतलब रैंकिंग। तो वो मतलब कोई डिमोटिवेट नहीं था मेरे ऊपर सर। मैं उसको एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी ऐसे देख रहा था सर, कहाँ पे और मतलब जस्ट देख रहा था कि और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ सर। एक मतलब और क्या बोलते हैं सर, वो और एक मोटिवेशन था एक्चुअली सर, कैसे और ज़्यादा पढ़ूँ मतलब और कहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँ कहाँ पर सर। अगर पहले से अगर अच्छा आ जाता था तो सर बाद में शायद मैं और मतलब पढ़ने का कोशिश नहीं करता। तो सर वही सर एएमटी अच्छा था मेरे लिए सर कि कम मार्क्स आए थोड़ा पहले, जिससे मैं लास्ट मोमेंट में लास्ट होते होते एग्ज़ाम के पास होते होते और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो गेट के सिलेबस है कोर जो 14-15 सब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग लगते थे और कैसे आपने उसका जो चैलेंज है या जो डराता था आपको ओवरकम करा? सर मेरे को बोलो तो सर माइंड प्लानिंग सब चैप्टर था जो मेरे को थोड़ा चैलेंजिंग लगता था। जियो मैकेनिक्स एक था और एक जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था सर। एक्चुअली ये सब सब्जेक्ट्स में ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं सर, लाइक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए सर मेरे को मतलब मैं ज़्यादा टाइम देना पड़ा था मेरे को, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी करना पड़ा था क्योंकि उसका क्वेश्चंस बहुत वैरायटी होता है सर, मतलब कहीं से भी आ सकता है, फैमिलियर नहीं होता ज़्यादा। तो ये सब ज़्यादा फोकस किया था मैं इस साल, जो जिसके लिए मेरा इस बार थोड़ा अच्छा मार्क्स आया था इस साल। हम गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी या तो 3rd ईयर या तो 4th ईयर में करते हैं, खासकर जब हम टॉप रैंक ऐसे टारगेट करके चलते हैं वही से इस बार मुझे रैंक 1 लाना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 20 में आना है, तो हमको अपना 100% देना होता है गेट एग्जाम में भी। उसके साथ साथ में हमारे कॉलेज के भी कई सारे वर्क होते हैं कि भाई प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, एग्जाम देना है, असाइनमेंट्स देने हैं। आपने कैसे बैलेंस करा एकेडमिक्स के साथ साथ में अपने गेट का प्रिपरेशन? हाँ सर, ये भी एक चैलेंजिंग था मेरे लिए सर। एक्चुअली हमारे एनआईटी कॉलेज में तो सर बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स होता रहता है, और फाइनल ईयर में तो सर प्लेसमेंट्स का एक रहता है और रिसर्च प्रोजेक्ट भी करना होता है सर। तो मैं टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग था मेरे लिए सर। स्टार्टिंग में नवंबर दिसंबर में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था गेट के लिए सर। उस टाइम पे हार्डली लाइक 2-3 घंटे ही पढ़ता था, लाइक लेक्चर्स ही पढ़ के रख दे रहा था। लेक्चर्स में जितना क्वेश्चन सर कर रहा था तो उतना ही मतलब करता था। फिर बाद में जैसे जैसे मतलब नवंबर जब दिसंबर आया फिर जनवरी आया, तो उस टाइम पे जब कम टाइम बचा था गेट के लिए था तो ज़्यादा फोकस किया गेट की तरफ। मतलब 3 घंटे से और मतलब 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा देने लगा। लाइक मतलब हर 2 दिन या 3 दिन में मॉक टेस्ट दिया करता था मैं, उसमें 3 घंटा हर बार चला जाता था उसमें, और उसको एनालिसिस करते वक्त और 2-3 घंटा लग जाता था। हर एक मॉक टेस्ट देने के बाद ठीक से एनालिसिस करो, उसको नोट करो कहाँ पे कौन सा फार्मूला नया आया है, कौन सा नया कॉन्सेप्ट आया है, उसको भी नोट करता था। तो उसको वही मैनेज हो जाता था। मतलब लास्ट टाइम मतलब जैसे जैसे कम टाइम आया गेट की तरफ तो मैं वैसे मतलब आदत हो गया था कैसे क्या मैनेज करना। फर्स्ट में थोड़ा दिक्कत आया था पर ठीक हो गया, मतलब लास्ट टाइम जैसे और 1-2 महीना था फिर ठीक हो गया था सर। वो जो एग्ज़ाम का 3 घंटा है बहुत क्रूशियल होता है कि हमने पूरा साल तैयारी करा लेकिन वो 3 घंटा हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, या हमारे बोल सकते हो लक बोलो चाहे जो भी बोलो। आपने वो 3 घंटा कैसे मैनेज करा जिससे बेस्ट आउटकम आपका आ पाए? डेफिनेटली आपने 6th रैंक लाया है तो ऊपर वाले का भी एक हाथ साथ था। आप अपने उस 3 घंटे को बताइए व्यूअर्स को कि कैसे आपने ओवरऑल एग्जाम के उस 65 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सर एग्ज़ाम के टाइम दिन को तो मैं ऐसे कुछ नहीं सोचा था कि हाँ मतलब पूरा साल भर मतलब 2-3 महीना 4-6 महीना में टाइम दिया हूँ तो इस बार कैसे क्या होगा, ऐसे कुछ सोचा नहीं था। बस मेरा प्लान था जो भी क्वेश्चन आएगा बेस्ट दूंगा अपना, पूरा काम माइंड से जाऊंगा, कूल माइंड से जाऊंगा। अगर कुछ क्वेश्चंस मतलब आए, मतलब 1-2 क्वेश्चन अगर आएगा नहीं या फिर इधर उधर हो जाए तो छोड़ दूंगा सर, बाद में देखूंगा सर। ऐसे कुछ पैनिक नहीं होने का कुछ प्लान था। बाकी सर कूल माइंड भी ज़्यादा गया था उस टाइम। जो हाई मैक्सिमम मार्क्स लाना उस टाइम कोशिश था, कोई रैंक कोई या फिर कितना मार्क्स आए
क्या कितना रैंक है उस वो सब माइंड में नहीं था सर, बस जितना बेस्ट देना है वही सिर्फ था सर, क्या अपना बेस्ट देना है बस वही। तो मतलब एग्जाम में पेपर देख करके आप डिसाइड कैसे कर रहे थे कि भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे करना है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ना है? सबसे बड़ा काम तो यही होता है, वो कैसे कर पा रहे थे? सर पहले तो सर पूरा क्वेश्चंस पढ़ता था सर अच्छे से, अगर मतलब फैमिलियर होता है मतलब पहले अगर क्या रहता हो अगर वो क्वेश्चंस तो उसी टाइम में मैं कर देता था सर। अगर मतलब कम टाइम में हो जाता है तो दो टाइप का रहता है सर, एक तो टाइम ज़्यादा जो लेता है उसको बाद में करता हूँ सर, और एक जो फैमिलियर नहीं होता है मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हो रहा है तो उसको भी मैं छोड़ देता था सर उस टाइम पे, कि ताकि जो ज़्यादा टाइम ना ले उसी टाइम पे, और लास्ट में अगर टाइम रहेगा तो अच्छे से देख के करूँगा। तो सर यही दो फैक्टर है जो मैं मतलब प्लान करके गया था कि कौन सा छोड़ना है और कौन सा उस टाइम में करना है। क्या लगता है क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कंप्लीट करना या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना? सर दोनों ही इम्पोर्टेंट है सर। पहले सिलेबस अच्छे से करना रहता है, मैं लेक्चर्स अर्जुन बैच से लेक्चर्स अच्छे से किया था सर, उसमें सर लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कराते थे, उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता था सर। उसके साथ साथ मतलब टेस्ट देना भी ज़रूरी रहता है सर, क्योंकि टेस्ट देने से अपना मतलब क्लैरिटी कितना हुआ उस टॉपिक में पता चलता है, कहाँ पे कौन सा फार्मूला लाइक अच्छे से हुआ नहीं है वो भी पता चल जाता है, ताकि हम लोग बाद में फिर से वो वीडियो देख के या लेक्चर देख के फिर से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं सर। तो दोनों ही सर मतलब इम्पोर्टेंस रहता है सर। आपको क्या लगता है कि दिन में अगर कोई 4-5 घंटा निकाल के चलता है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है, इनफ है? अगर पूरे साल पढ़ता है तो टॉप रैंक लाने के लिए, ऐसे 1 डिजिट में रैंक लाने के लिए? हाँ सर चांस रहता है सर, ऐसे कुछ बिलो एवरेज या कुछ होता नहीं है सर। एक्चुअली पढ़ना ही मतलब कोई भी पढ़ेगा तो हो जाता है, अलग कंसिस्टेंसी रहता है उसके टाइम में, इंटरेस्ट मेनली होता है, अगर इंटरेस्ट होगा उसके में माइनिंग के लिए या और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए किसी में भी सर, तो इंटरेस्ट मेन ज़रूरी होता है। अगर वो कंसिस्टेंसी होकर मॉक टेस्ट दे रहा है, ईमानदारी है उसे अपने ऊपर कि हाँ अगर कुछ कोई सब्जेक्ट में वीक है तो उसको मतलब नज़रअंदाज ना करे सर, उसको ज़्यादा फोकस करे कि हाँ इसमें वीक हूँ तो इसमें और ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसके ऊपर। तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी बनाना होता है सर, तो उसमें बिलो एवरेज या फिर वो तो ठीक से पढ़ा नहीं पहले तो उसका भी आने का बहुत चांस बढ़ जाता है सर। अल्टीमेटली एवरेज बिलो एवरेज कुछ नहीं होता सर, जो पढ़ रहा है वो अच्छा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो बुरा है, जो पढ़ रहा है वो अबव एवरेज है, जो नहीं पढ़ रहा है वो बिलो एवरेज है। अल्टीमेटली ऊपर से ऐसा गॉड गिफ्ट कुछ नहीं होता, आपका मेहनत ही है जो आपका रैंक, आपका डेस्टिनी बनाता है। एक फाइनल मैसेज जो आप गेट 2027 एस्पिरेंट है उनको देना चाहेंगे, क्या आप टिप्स एंड ट्रिक्स या स्ट्रेटजी है जो आपके जो NIT राउरकेला के जूनियर है, बैचमेट है या माइनिंग ज्ञान के जो जूनियर है जिस बार गेट 2027 पढ़ रहे हैं, ओवरऑल जितने एस्पिरेंट है 2027 के, उनके लिए फाइनल मैसेज जो आप देना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों का अवॉइड करें, प्लीज़ शेयर कीजिए सुनील सर। हाँ सर, पहले तो सर मैं बोलना चाहूँगा कि सर माइनिंग गेट का सर ऐसे कुछ है नहीं मतलब कि नहीं हो पाया किसी से सर, सब हर किसी से हो जाएगा, तुमसे भी हो जाएगा सर। मेनली सर लेक्चर्स ऊपर फोकस करो, क्या पढ़ा रहे सर उस पर ज़्यादा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो। उसके साथ सर रिवीजन और मॉक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है तो वो भी देना चाहिए सर। कंसिस्टेंस रहना चाहिए, मेनली वो इम्पोर्टेंट होता है माइनिंग गेट देने से पहले। और प्रोसेस, अपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो, अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाता है अगर बीच में तो उसको उसके ऊपर मतलब डिमोटिवेट ना हो, बाद में वो हो जाता है मतलब आप लाइन पे आ जाते हैं सर। तो मेरा भी बहुत मतलब बीच में कभी कभी मार्क्स कम जाता है, बहुत बार कम गया था, इधर उधर हो गया था, तो सर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि हाँ मार्क्स कम आया तो हाँ कुछ कमी है मेरे ऊपर, जो फाइनल एग्जाम में वो मतलब कम जाएगा, वो कमी मिटाना है मेरे को। तो ऐसे एक अपॉर्चुनिटी जैसे देखना चाहिए हर एक प्रोसेस में। तो अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ये सब कुछ पॉइंट्स है सर जो मैं अपनाया था इस साल, जिसके लिए मेरा रैंक 6 आया। थैंक यू सो मच सुरजीत, अपना वैल्यूएबल टाइम हमको देने के लिए, अपने प्रिपरेशन जर्नी, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने टिप्स गेट 2026 में जो आपने फॉलो करके जो ये रैंक अचीव करा, उसे बताने के लिए आपका जो ये ओवरऑल जर्नी है, डेफिनेटली हर वो एस्पिरेंट जो गेट 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे रैंक की उम्मीद कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई गेट एग्जाम के थ्रू, गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू NMDC, NTPC या कोल इंडिया जैसे महारत्न कंपनी के अंदर जाऊं, उन सबको मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। थैंक यू सो मच सुरजीत, हमारे बीच आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।